सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं अफसा कोमल। गजा पर काबिज इसराइली फ़ौज भूख को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही है और मुसलसल यही सिलसिला जारी है और इसके लिए गजा पहुंचने वाली इमदाद को पूरी ताकत से रोका जा रहा है। इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीनियों की ज़िंदगियां बचाने और उनको खुराक पहुंचाने के मिशन पर निकलने वाले काफ़िले ग्लोबल समूद फ्लोटेला को गजा पहुंचने से पहले ही समंदर में रोक लिया है और इस काफ़िले के मुसाफिरों को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इसमें स्वीडन से ताल्लुक़ रखने वाली माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, वो हैं, और साथ साथ पाकिस्तान से जो लोग हैं उसमें साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब भी शामिल हैं और इन दोनों को डिटेन किया गया है। अब ये जो फ्लोटेला में इमदादी सामान के साथ लदी हुई 40 से ज़्यादा कश्तियाँ इस काफ़िले का हिस्सा हैं, जिसमें तकरीबन 500 पार्लियामेंटेरियंस हैं, वकला है, सहाफ़ी, इंसानी हकूक़ के कारकुनान हैं, मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले ये लोग हैं जो गज़ा की तरफ सफ़र कर रहे थे और उनका मकसद यही था कि जो गैर कानूनी समंदरी नाकाबंदी है उसको तोड़ा जाए और इमदाद को की राहदारी को खोला जाए और जो इमदाद इनके पास है वो वहाँ पर मौजूद लोगों तक पहुँचाई जाए। गज़ा में कहत की एक सूरत हाल है और ये इमदादी काफ़िला अगस्त के आखिर में स्पेन की बंदरगाह से अपने इस सफ़र के ऊपर रवाना हुआ था। फिर जब वो त्यूनिस पहुँचे थे तो इसराइली ड्रोन के ज़रिए इनको निशाना भी बनाया गया था। सो ये कोई आसान नहीं था इनके लिए, लेकिन फ्लोटेला के जो मुंतज़मीन हैं वो ये बताते हैं कि इसराइली नेवी ने इंटरनेशनल वाटर्स में आकर उनकी कश्तियों के ऊपर हमला किया और कारकुनान को गिरफ़्तार भी किया है। इसराइली हमले और आलमी कारकुनान की गिरफ़्तारियों के बाद हमने देखा है एक भरपूर रिएक्शन है, एहतजाज का एक सिलसिला शुरू हो चुका है। सिफारती सतह के ऊपर भी रद्द-ए-अमल सामने आया और आम आवाम भी यूरोप में बाहर निकले हैं हज़ारों की तादाद में और उन्होंने मुतालबा किया है कि इनको जाने दिया जाए और इसराइल के जो गैर कानूनी इक़दाम हैं उनके हवाले से भी एहतजाज किया जा रहा है। एथेंस में आज जो मनाजिर हमने देखे, आप भी देख रहे हैं, ब्रसल्स और बर्लिन, ये बहुत बड़े एहतजाजी मुजाहरे हैं और ये वही सिलसिला है कि फ़लस्तीन के लिए सबसे ज़्यादा एहतजाज हमें वेस्ट में होते हुए नज़र आए। मुस्लिम ममालिक के मुकाबिल आज भी एक यही सिलसिला है। तुर्की की तरफ से भी इसराइली सिफारत खाने के बाहर तुर्की में लोगों की तरफ से एहतजाज किया गया। इटली के जो मज़दूर यूनियंस हैं उन्होंने भी जुम्मे के रोज़ आम हड़ताल का इसी वजह से ऐलान किया हुआ है। इस सारे सख्त रद्द-ए-अमल के बाद इसराइल की तरफ से अब ये ऐलान किया गया है कि गिरफ़्तार होने वाले तमाम अफराद को यूरोप डिपोर्ट किया जाएगा। इस हवाले से ही हम बात करेंगे कि आज एक तो ये कितनी बड़ी एक करेज का इन लोगों की तरफ से कि इन तमाम रुकावटों और ख़तरात के बावजूद वहाँ पर जाना, और इसके अलावा हमने जो बदलता हुआ एक मौक़िफ़ देख रहे हैं, सदर ट्रंप की तरफ से जो प्लान पेश किया गया था वो मुतनाज़ हो गया है। मुस्लिम ममालिक के कुछ एतराज़ात भी सामने आ रहे हैं, इस पर तफसीली तौर पर बात करेंगे। और आज के प्रोग्राम में हमने दावत दी है सीनियर सहाफ़ी ज़रार खोड़ो साहब को, जो पिछले 2 साल से मुसलसल अपने प्रोग्राम के ज़रिए, अपने सोशल मीडिया के ज़रिए इसी मामले के ऊपर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हालांकि नाज़रीन, आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जो सियासी डेवलपमेंट्स होती हैं वो सहाफ़ियों के लिए बड़ी टेम्पटिंग होती हैं कि उसके ऊपर बात की जाए, लेकिन इन्होंने अपनी तमाम तवज्जो इसी तरफ मरकूज़ रखी। ज़रार, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शुक्रिया। पहले तो ज़रार फ्लोटेला की आज की जो अपडेट है, आप कुछ देर पहले ही ये खबरें कंफर्म हुई कि जो इसके अंदर लोग मौजूद थे उनको गिरफ़्तार किया गया है या एबडक्ट किया गया है, जो भी हम इसको कहें। आपकी नज़र में पहले कितनी बड़ी ये एक बहादुरी है ग्रेटा थनबर्ग, जो आज के मौजूदा दौर की एक सबसे बड़ी एक हम कह सकते हैं कि इंसानी हकूक़ की कारकुन है, माहौलियात के हवाले से वो इसके अंदर मौजूद हैं और पाकिस्तान से भी सेनेटर साहब मौजूद हैं। सो ये इट्सेल्फ कितनी बड़ी बहादुरी है कि इस ख़तरे के पेश नज़र फिर भी वहाँ पर जाना इमदाद लेकर। बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए, जैसे आपने कहा और आपका शुक्रिया कि पिछले 2 सालों से तकरीबन रोजाना इसके ऊपर हम कवरेज कर रहे हैं अपने शो पर, लेकिन ये कोई जरूरत का काम नहीं है। हम यहाँ बैठे हुए हैं, मैं यहाँ पर जो भी गालियां दूं इजराइल को, जितनी भी बात करूं फलस्तीन के हक में, इसके कोई मनफी नताइज तो नहीं है ना मेरे पर। लेकिन मैं तो इंतहाई बुज़दिल हूँ। मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, इन लोगों ने लिटरली अपनी जान की बाजी खेलकर इजराइल की तरफ, गजा की तरफ रवाना हुए हैं, ये अच्छी तरह से जानते हुए कि इजराइल किस किस्म की रियासत है
और उनके वो किस तरह के एक्शंस लेते हैं। ये 38वीं कोशिश है बाय द वे, जब से गजा का सीज शुरू हुई है, मैं सिर्फ पिछले 2 सालों की बात नहीं कर रहा, ओवर द इयर्स 38 बार लोगों ने कोशिश की है और हर बार इजराइल ने उसको रोका गया है। 2010 में तो आपको याद होगा कि जो तुर्किश फ्लोटिला था मावी मरमरा, जिसमें शायद तलत हुसैन साहब भी मौजूद थे, अगर आपको याद, अगर मैं दुरुस्त मुझे याद है, उस पर तो बकायदा लोगों को कत्ल भी किया गया था। और आपने अभी अच्छी तरह से, पूरी तरह से बता दिया है कि इस समूद इमदादी बेड़े पर कितने हमले हुए हैं। इनको इजरायली जेल्स में रखा जाएगा। वहां पर जिस तरह के हालात होते हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो इट इज एन एक्ट ऑफ ग्रेट ब्रेवरी। आपने ग्रेटा थर्नबर्ग का जिक्र किया, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि ग्रेटा साहिबा के लिए बहुत आसान होता कि वो एक सेलिब्रिटी एक्टिविस्ट रहती। आखिरकार हर चैनल की जीनत थी, वो अमेरिका में हर कॉन्फ्रेंस में शामिल होती, उनको ग्रांट्स मिलती, उनको हजारों डॉलर मिलते लेक्चर्स देने के लिए। लेकिन वो वहां तक बात नहीं रुकी। उन्होंने ये करेक्टली ये फैसला किया कि क्लाइमेट चेंज तो एक तबाही है, लेकिन यहाँ जो गजा में हो रहा है ये एक इससे भी शायद बड़ी तबाही है, एक और इससे भी ज्यादा बड़ा इम्तिहान है इंसानियत का। एंड शी टुक द राइट स्टैंड। जहां तक सेनेटर मुश्ताक की बात है तो सल्यूट है उन्हें। मुझे पता है कि इस वक्त सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें भी गर्दिश कर रही हैं जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि उनको गिरफ्तार किया गया। यकीनन उनको गिरफ्तार तो किया गया है, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये AI जनरेटेड है। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ। मुझे याद है कि जो इस्लामाबाद में जब कई बार सेनेटर मुश्ताक ने मुजाहरे किए फलस्तीन के हक में, कई बार उनको गिरफ्तार भी किया गया। और एक पुलिस अफसर ने उनको एक दफा शायद कहा था कि आप यहाँ पर मुजाहरे क्यों कर रहे हैं, आप गजा क्यों नहीं जाते। तो मेरा ख्याल है कि सेनेटर साहब ने दिखा दिया है गजा जाकर। उनका जो पिछला पैगाम था वो भी आपने देखा है। जहां तक समूद फ्लोटिला की सिग्निफिकेंस की बात है तो आपकी एक बड़ी मजेदार चीज हुई है यहाँ पर। जैसे आपको पता है कि इटली और स्पेन ने अपनी वॉरशिप्स भेजी थी। जाहिर है वो पहले वापस हट गए गजा एनवेलोप में दाखिल होने से पहले, लेकिन क्यों भेजी थी? इटली में जब ये फ्लोटिला रवाना हुआ था, तारीखी डेमोन्स्ट्रेशंस हुई हैं। मतलब लाखों, बल्कि मैं तो कहता हूं कि शायद 10 लाख से ज्यादा लोग निकले थे इटली के मुख्तलिफ शहरों में। एंड मोर इम्पोर्टेंटली इटली के जो ट्रेड यूनियंस और बिलखसूस वो यूनियंस जो बंदरगाहों में को संभालते हैं और वहां पर काम करते हैं, उनकी तरफ से एक वार्निंग आई थी कि अगर कुछ हुआ, अगर 20 मिनट के लिए भी हमारा राब्ता मुंतकिल होता है समूद फ्लोटिला के साथ, हम इटली क्या, हम पूरे यूरोप को बंद कर देंगे। अब वो हम देख रहे हैं कि वो प्रोसेस वहां पर शुरू हो गया है। तो किसी हद तक इटली को, हालांकि उनकी जो वजीर आजम है मेलोनी साहिबा, वो जनरली प्रो इजराइल उनको समझा जाता है। इस तरह तो तकरीबन तमाम यूरोपीय ममालिक के सरबराहान और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो प्रो इजराइल ही हैं। इसके बावजूद उनको वॉरशिप्स भेजनी पड़ी। दूसरी बात ये, लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि अब वो ये भी कह रही थी कि जी अब तो एक पीस प्लान टेबल पर आ गया, आप लोग पीछे हट जाएं, नहीं तो शायद ये पीस प्लान मुतासिर होगा। अगर आप इजराइल की थोड़ी सी तारीख देखें ना अब्सा, अगर आप मुझे इजाजत दें, तो हमेशा हमने ये देखा है कि अमन मुआहिदा हो, फ्रेमवर्क अग्रीमेंट हो, आप जो भी जिस भी नाम से उसको कहलाएं, उसकी आड़ में इजराइल की कार्रवाइयां हमेशा जारी ही रहती हैं। 1947 में भी, अगर आप इजाजत दें मैं थोड़ी सी तारीख मुझे जाना होगा, 1947 में जब अक़वाम मुत्तहिदा ने पार्टीशन प्लान पेश किया था, उस वक्त यहूदी आबादी वहां पर तकरीबन 35% थी, लेकिन उनको तकरीबन 60% रकबा इसमें दिया गया था एट द एक्सपेंस ऑफ द पैलेस्टीनियंस। उस वक्त भी जो ज़ायनिस्ट पार्टी में कुछ लोग कहते थे कि नहीं, हमें तो पूरा मुल्क चाहिए, लेकिन जो थोड़े से ज्यादा ज़हीन थे, जो थोड़े से ज्यादा चालाक थे, जैसे कि बेन गुरियन या मेनाचेम बिगिन, जो फिर बाद में वजीर आजम और सदर बने पहले इजराइल के, उन्होंने कहा कि यार अब समझा करें, अभी हम ये कबूल कर लेते हैं और फिर जब हमारी ताकत इस लेवल तक पहुंच जाएगी, जब हमारी एक बाकायदा फौज होगी, हम पूरे खित्ते पर काबिज हो जाएंगे। 1947 से आप 2025 तक इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो आपको हर बार यही SOP, यही स्क्रिप्ट, यही फॉर्मूला इस्तेमाल होते हुए नजर आएगा कि पेपर पर साइन कर लें,
जमीन पर आपने वही कार्रवाइयां करनी है जो आपने करनी है। जहां तक इस अमन मायदे की बात है तो मेरा ख्याल है कि इसका भी अंजाम वही होगा। यही अभी तक तो तासुर है कि पेपर के ऊपर जो साइन किया था या जो अंदाज़ा इन मुस्लिम ममालिक को था जिनसे मुशावरत हुई, उसके बाद नेतन्याहू ने उसमें तब्दीलियाँ करवा दी हैं। एक तो ज़रा जो पहले आप बात कर रहे थे, इसमें आज भी जो एहतजाज हो रहे हैं वो वेस्टर्न ममालिक के यूरोप के अंदर हो रहे हैं। थ्रू आउट पिछले 2 साल के अंदर जो रिकॉर्ड एहतजाज हुए वो कहीं लंदन में हुए या अमरीका के अंदर हुए। क्या वजह है कि मुस्लिम ममालिक के अंदर हमें ये रुझान देखने को नहीं मिला? क्या उनको ये लगा कि उनकी जिम्मेदारी नहीं है? लोगों को इंडिविजुअली ऐसा लगा? ये ऐसी पाबंदियां जो सेनेटर मुश्ताक साहब को इस्लामाबाद पुलिस जिस अंदाज में रोक रही थी एहतजाज करते हुए, इस रुझान की क्या वजह थी? क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ वेस्ट के ऊपर थी कि वो वहाँ पर एहतजाज करके अपने लीडर्स को बावर करवाएं? मुस्लिम ममालिक के अवाम में ये एहसास नहीं था या फिर करने नहीं दिया गया? नहीं, मेरा ख्याल है कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी फैक्टर्स। एहसास यकीनन है, कुछ हमने मुजाहरे देखी भी है। मैं यमन की तो यहाँ पे बात करूंगा ही नहीं, तो ट्यूनीसिया में, मोरक्को में भी यहाँ पर कुछ पाबंदियों के बावजूद भी लोग बाहर निकले हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो बुनियादी जिम्मेदारी है, मैं अपनी मुस्लिम ममालिक पर भी आता हूँ, लेकिन पहले मगरबी ममालिक को अगर हम बात कर लें, इजराइल आखिरकार उनका ही बिगड़ा हुआ बच्चा है ना। बैलफोर डिक्लेरेशन आप ले लें, जितनी भी इमदाद मिली है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, मिलिट्री हो, इकोनॉमिक हो, वो मगरबी ममालिक से ही इजराइल को मिली है। उनके ही डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल कवर के अंदर इजराइल ये जेनोसाइड कर रहा है। अभी बिलखसूस यहाँ पर मुझे अमेरिका का नाम लेना होगा, मुझे यूके का नाम लेना होगा और मुझे जर्मनी का नाम लेना होगा। तो मेरे नजर में ये बात अहम है कि वहां के शहरी अपने एहतजाज को रिकॉर्ड करें। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि मुस्लिम ममालिक को क्लीन चिट हासिल है, बिल्कुल भी नहीं। बहुत ही अफसोस की बात है कि हम रोजाना अपनी टीवी स्क्रीन्स पर अगर नहीं तो कम से कम अपने फोन्स पर या अपने लैपटॉप्स पर, अपने कंप्यूटर्स पर हम रोजाना ऐसे जंगी जराइम देख रहे हैं जिसकी शायद तारीख में मिसाल ना हो। I have seen things that मेरा ख्याल है कि मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। हम सब ने ऐसी चीजें देखी हैं। हमें निकलना चाहिए था। बिलखसूस मतलब पाकिस्तान की बात हम क्या कर रहे हैं, हम तो until now इसमें एक साइड प्लेयर रहे हैं। हमारा इस मौजूदा डील में क्या किरदार है उस पर भी यकीनन हम अभी बात करेंगे। लेकिन अरब ममालिक को क्या हुआ? वहां तो बाकायदा आप देख रहे हैं कि कुछ ममालिक की तो हुकूमतों की लाइन ये है कि एक तरह से अच्छा हो रहा है। आप मुत्तहिदा अरब अमीरात की लाइन देखें कि जी हमास मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ लिंक्ड है, इनको कुचलना है। अब एक और अलग बात है कि वो बहुत ज्यादा खुल के नहीं कह सकते क्योंकि हकीकत सबके सामने है। मिस्र के पास एक बहुत बड़ी फौज है, सेकंड हाईएस्ट रिसिपिएंट ऑफ एड फ्रॉम द यूएस। वो क्या कितनी बोरियां आटा पहुंचा सके, कितनी पानी की बोतलें पहुंचा सके? मतलब मैं इजराइल की फौज को रोकने की तो दूर की बात है, कितनी इमदाद पहुंचा सके। याद बात यहां तक पहुंच गई थी कि मिस्र के साहिल से या लिबिया के साहिल से लोग पानी की बोतलों में, प्लास्टिक की पानी की बोतलों में अनाज, बेबी पाउडर, दूध भर के समुद्र में फेंक रहे थे और दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह ये गजा के साहिल तक पहुंच जाए। ये है हमारी बेबसी। इट इज शेमफुल। ये तो मेरा ख्याल है कि वेस्ट में हमने जो ज्यादा प्रोटेस्ट देखी है उसकी एक बुनियादी वजह ये भी है कि वेस्ट हमेशा कहते हैं ना कि जी हम हमारी वैल्यूज हैं, हम रूल बेस्ड ऑर्डर में यकीन करते हैं, हम ह्यूमन राइट्स और जस्टिस। हजार दफा आपके सफारतकारों के साथ मीटिंग होती हैं, मेरी भी होती हैं, और हमेशा में लेक्चर ही मिल रहा होता है ना, ह्यूमन राइट्स, जस्टिस वगैरह वगैरह। इस वक्त हम देख रहे हैं कि गजा एक कब्रिस्तान तो है, लेकिन सिर्फ वहां पर फलस्तीनी नहीं दफन, वहां पर मगरबी ममालिक के असूल और मुसलमान ममालिक की गैरत भी फलस्तीनियों के साथ दफन। अब ये तो फिर अब एक मेरे जहन में बहुत सारे सवाल आते हैं ज़रा। ये जो एक तो जो मुस्लिम ममालिक की प्लेसमेंट पीस कीपिंग के हवाले से इसमें की गई, टोनी ब्लेयर का इसमें शामिल होने के ऊपर बहुत सारे सवाल उठे। इसहाक डार साहब से उस दिन ये सवाल मीडिया पे जब किया गया तो उन्होंने कहा कि ये बात तो ट्रंप के सामने भी हुई थी, तो ट्रंप ने कहा कि आप में से कोई ये किरदार अदा कर ले। उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ से कहा गया कि आप जो मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा बैठे हैं, आप में से फिर कोई ये किरदार अदा करे। तो फिर सब ने कहा कि हमारी तो अपने मुल्कों में बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं। सो
मुस्लिम ममालिक ने भी वेस्ट के ऊपर ही इसको वेस्ट को एक करता धरता बना दिया अमेरिका को, कि वही जिस अंदाज में इसको देखना चाहते हैं आगे लेकर चले। इसके साथ साथ ये जो एक कन्फ्यूजन हुई है आपकी नज़र में कि जो प्लान मुस्लिम ममालिक के साथ डिस्कस किया गया उसमें नेतन्याहू ने तब्दीलियाँ करवा दी, या ये दानिस्ता तौर पर हुआ, ट्रिक कर दिया गया, या फिर आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं जल्दबाजी की वजह से जो एंडोर्समेंट्स में हमें देखने को मिली उसकी वजह से हुआ ये? मेरा ख्याल है दोनों बातें दुरुस्त हैं। यकीनन इसमें कुछ तरामीम हुई है। अभी कल भी 2 रोज कबल एक्सियोस जो मीडिया आउटलेट है और कई और मीडिया आउटलेट्स भी रिपोर्ट कर रहे थे कि जिस वक्त नेतन्याहू और सदर ट्रम्प अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और ये जो 20 नुकात हैं ये पेश कर रहे थे मीडिया के सामने, उसी वक्त कतर के जो वजीर आजम हैं अल थानी साहब, वो हमास के नुमाइंदों के साथ एक मीटिंग में थे, और जो खबर जो छपी है उसमें ये लिखा हुआ है कि उनको हैरत हुई कि जो प्रपोजल मेरे हाथ में है और जो बातें ये व्हाइट हाउस में कर रहे हैं, इनमें जमीन आसमान का फर्क है। राइट? अच्छा, इसाकदार साहब ने भी ये कहा है, और अभी आज जैसे आपने अपनी इंट्रो में भी इसकी तरफ इशारा किया, मिस्र की तरफ से अभी आवाजें आ रही हैं कि जी हम तो बिल्कुल अब फौज नहीं भेजेंगे, क्योंकि अब हम फौज भेजने के हक में नहीं है जब तक आप फलस्तीनी अथॉरिटी और फलस्तीनी रियासत की बात ना करें। जिसका मतलब ये है कि किसी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो लीक हुई थी और जो उसकी एक अलेजेड वर्जन हमारे पास भी है, उसमें बाकायदा फलस्तीनी अथॉरिटी और फलस्तीनी रियासत का जिक्र किया गया था, इसमें नहीं किया गया। Having said that, लेकिन अब्सा, अगर अरब और मुस्लिम ममालिक के पास कोई ऑल्टरनेट प्लान है या वो एडिटिंग से पहले वाला प्लान है, तो वो कहाँ है? हमें दिखाएं तो सही ना, ताकि हम आपकी बात मान सकें। नहीं तो फिर जाहिर है कि हमारे पास और कोई चारा नहीं है सिवाय ये सोचना कि आपने कहा कि जी सर आप बड़ी हस्ती हैं, आप हमारे बड़े भाई हैं, बाप है, आपने जैसे ही करना है आप कर लें। जहां तक आपकी बात हुई कि क्या जल्दी तो बहुत जल्दी तो नहीं कर दी हमने इंडोर्स करने में, तो बिल्कुल बेशक हम वो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के चक्कर में है ना, वो कौन बनेगा करोड़पति वाला, कि सबसे पहले बजर हमें बजाना चाहिए, इसकी कोई जरूरत नहीं। बहुत डिप्लोमेटिक लैंग्वेज भी आप कर सकते हैं कि वी वेलकम, वी एक्सपेक्ट, ये वो, लेकिन मेरा ख्याल है क्योंकि हमारी एक फॉरेन पॉलिसी की एक इम्पेरेटिव है और इसमें कोई हर्ज नहीं है कि हमें ट्रंप को खुश रखना है, ये हमारे लिए काफी अहम बात है, शायद सर्वाइवल की बात भी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप ओवर कमिट कर लें, आप बहुत ज्यादा जल्दबाजी करें, थोड़ा सा वेट एंड सी यहां पर करना चाहिए था। और मतलब और मेरी तो ये राय है पर्सनली कि पाकिस्तान को चाहिए था कि आप अरब से इस इनिशिएटिव को लीड कराएं और आप कहें कि जी जो आप फैसला करते हैं, अगर इसमें फलस्तीनियों की रजामंदी शामिल हो तो हमारे से जो भी काम हो सकता है या हम जो भी मदद कर सकते हैं, इसके लिए हम तैयार हैं। वी शुड नॉट बी इन फ्रंट ऑफ दिस, वी शुड बी बिहाइंड। ठीक, और अब आखिर में ज़रा हम दोबारा से सेनेटर मुश्ताक साहब को एक बार याद कर लेते हैं क्विकली, क्योंकि वो तमाम पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जज्बात तो हम सब रखते हैं, लेकिन जैसा आपने आगाज़ में कहा कि वो वहाँ पर पहुँच गए। हम सोशल मीडिया पे, क्योंकि इसराइल के सरकारी सतह पे भी बहुत से प्रोपेगेंडा अकाउंट्स ऑपरेट करते हैं, तो मैं देख रही थी कि सेनेटर मुश्ताक साहब को कुछ अकाउंट से हमास के रुकन के तौर पर भी जाहिर किया गया, वो एक जमात से मुंसलिक है यहाँ पर, तो उसकी पॉइंट ऑफ व्यू को भी सामने रखते हुए प्रोपोगेट किया गया है। आप समझते हैं कि बाकी सब लोगों के मुकाबले सेनेटर मुश्ताक साहब के लिए बहुत खतरात हैं इस वक्त जब उनको डिटेन किया हुआ है इसराइलियों ने? जी यकीनन। और मैं आपको इसकी एक मिसाल भी दे सकता हूँ। क्रिस स्मॉल्स एक सियाफाम अमेरिकन है और लेबर यूनियनिस्ट एक्टिविस्ट वगैरह, फ्रीडम फ्लोटिला जो आपको याद होगा, इससे पहले जो फ्लोटिला गया था उसमें वो शामिल थे, शायद मेरा ख्याल है कि समूद फ्लोटिला में भी शामिल है। और उनका कहना है कि जब बाकियों को गिरफ्तार किया गया तो बाकियों को मतलब एक नॉर्मल तरीके से गिरफ्तार कर लिया, उन पर तशद्दुद नहीं किया गया। क्रिस स्मॉल्स को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और शायद इसकी वजह यही है कि वो एक सियाफाम थे। अब अगर हम आए सेनेटर मुश्ताक की तरफ, अगर हम आए जो पाकिस्तानी उनके साथ, जो बहादुर पाकिस्तानी उनके साथ समुद्र फ्लोटिला में सफर करके गजा गए हैं, तो मेरा ख्याल है कि उनके लिए खतरात ज्यादा हैं। वो मुसलमान हैं, वो ब्राउन हैं, हम जैसे, और आपको पता है कि इजराइल मई में जब भारत ने हमारे पर वार किया था
तो इसराइल की भी इसमें इन्वॉल्वमेंट थी। जो हरूफ ड्रोन्स हमारे यहाँ भेजे गए थे वो इसराइली ही थे, और कुछ लोगों का ये भी कहना है, अब इसकी तस्दीक नहीं हो सकती जाहिर है, लेकिन लाइकली है कि इसराइली ही उनको ऑपरेट कर रहे थे जी। तो इसराइली और पाकिस्तानियों के साथ, इसराइल का जो पाकिस्तान के साथ रवैया है वो हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो बिल्कुल मुझे बहुत फिक्र है नोइंग दी इसराइलीज कि सेनेटर मुश्ताक और उनके साथियों को बिलखसूस तशद्दुद का निशाना बनाया। बहुत शुक्रिया ज़रार खोड़ो, आप तर्जुमानी कर रहे हैं। पूरी कौम को इस वक्त बहुत फिक्र है सेनेटर मुश्ताक की, उनके साथ पाकिस्तान से उज़ैर निज़ामी भी हैं और वाकई एक काफ़ी ख़तरनाक सूरत हाल का इस वक्त वो सामना कर रहे हैं। लेकिन यही दिखाता है हमें कि इस किस्म की बहादुरी की भी बहुत कम मिसालें हमें मिलती हैं। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं। पाकिस्तान में बहुत सी सियासी सरगर्मियाँ भी हो रही हैं, उसको मौजू बनाएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मुल्की सियासत में बहुत कुछ हो रहा है। पंजाब में सैलाब के बाद एक दूसरे पर सख्त तनकीद की वजह से नून लीग की हुकूमत और उनकी बड़ी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आमने सामने आ गए हैं। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला मरियम नवाज़ के बयानात पर शदीद एहतजाज किया। कल दोनों जमातों के सीनियर रहनुमाओं की स्पीकर एयाज सादिक के चैम्बर में एक मुलाकात भी हुई इस मामले को सुलझाने के लिए, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका। पीपल्स पार्टी की तरफ से मरियम नवाज़ से उनके बयानात पर माफ़ी का मुतालबा किया जा रहा है और जो बयानात उन्होंने दिए वो कहते हैं कि उन अल्फाज को वापस लें। लेकिन मरियम नवाज़ ने अपने मुतालबात, तनकीद और उसी सख्त लहजे को आज एक बार फिर से दोहरा दिया है और वो कहती हैं कि आवाम की इज़्ज़त नफ्स की बात करने पर मैं कोई माफ़ी नहीं मांगूंगी। और साथ ये भी कहती हैं कि पंजाब को जब कोई निशाना बनाएगा तो मेरी तरफ से उसको ज़रूर जवाब मिलेगा। सो एक तरह से वो अपनी बात पर डट गई हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये मामला आखिर किस तरफ जा रहा है। पीपल्स पार्टी की ये जो नाराज़ी है इस वजह से इत्तेहाद ख़तरे में पड़ सकता है, ये यहीं पर कोई माफ़ी तलाफ़ी का हल निकल आएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करना भी बहुत ज़रूरी है, जिनके अंदरूनी इख्तलाफात सियासी तौर पर तो थे ही, लेकिन अब पार्टी में से CM खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान की बहन अलीमा खान, जो उनके लिए आजकल एहतजाज में पेश है, उनकी आवाज़ बन रही हैं, उनके हवाले से जो बयानात दे रहे हैं उसने एक नई बहस छेड़ दी है कि आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस अहम वक्त में जब उनको यकजा होकर अपनी सियासत करनी है वो किस तरफ जा रहे हैं और इसका नतीजा उनके लिए क्या निकलेगा। तमाम मामलात के ऊपर बात करेंगे और इनफैक्ट इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर चल क्या कर रहे हैं। लाहौर से सीनियर सहाफ़ी माजिद निज़ामी साहब, इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए एहतशामुल हक साहब, सीनियर सहाफ़ी, हमारे सीनियर कॉलीग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। एहतशाम साहब, आपकी अगर इजाज़त हो तो निज़ामी साहब लाहौर में, तो हम ज़रा पंजाब हुकूमत कौन से अहवाल पूछते हैं। माजिद निज़ामी साहब, आखिर क्या चल रहा है पंजाब हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान? मामला तो थोड़ा बहुत शुरू हुआ था कि सैलाब के हवाले से किस तरीके से लोगों को रिलीफ देना है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत देने का ये मशवरा दिया गया था पीपल्स पार्टी की तरफ से, लेकिन यहाँ तक बात पहुँच गई कि पंजाब के नारे लगाए गए, नहरों की बात मरियम नवाज़ ने करना शुरू कर दी है। सो आपकी नज़र में इतना ही मामला है या इसके पीछे और है कुछ? जी बहुत शुक्रिया। इसके दो अहम पहलू हैं। एक तो सियासी पहलू है जो हमें नज़र आ रहा है कि जिसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आमने सामने हैं और वो कुछ बयानात दे रहे हैं। तो उसमें हमें MQM और पीपल्स पार्टी की आज से 10-15 साल पहले की सियासी मुखालफत याद आती है कि जब कराची के हालात ख़राब होते थे तो तुंदो तेज़ बयानात आते थे और उसके बाद फिर मुज़ाकरात की मेज़ पर लोग बैठते थे। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है, वो थोड़ा सा मेरा ख्याल है उसको देखने की ज़रूरत है। अगले 4 से 6 महीने के अंदर सियासी मंजरनामा बदलने जा रहा है। उसकी वजह यह है कि जब ये बात की जाती है हुकूमत की जानिब से कि तसलसल का फैसला हो चुका है, तो जब तसलसल का फैसला हो चुका है तो पाकिस्तान की सियासी तारीख में जब भी तसलसल का फैसला होता है तो उसके बाद पाकिस्तान की पॉलिटिक्स रीअलाइन होती है, लोग अपनी पोजीशंस को रीसेट करते हैं। और इसीलिए जब मरियम नवाज़ पीपल्स पार्टी पर तनकीद करती हैं तो वो उन पॉइंट्स पे करती हैं कि जो पाकिस्तान में बड़े इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं। मिसाल के तौर पर नहरों के मामले पर उन्होंने जब ये बात की तो उससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदर नहरों के मामले पर SIFC या रियासती इदारों के जो ख्यालात हैं मरियम नवाज़ उनके साथ खड़ी हुई हैं और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ हमारे सामने है कि वो उसके मुखालिफ थे। तो एक तरह से ये पीपल्स पार्टी को जवाब देने के साथ साथ उन्होंने अपनी तरफ से पंजाब हुकूमत की तरफ से एक यकीन दहानी भी करवाई है कि मुस्तकबिल में इस तरह का जो एजेंडा है
उसमें मैं पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बल्कि दूसरी राय के साथ खड़ी होंगी। और ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट बयान है, इसको मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की सियासी बयानबाजी से बढ़ के मैं देखता हूँ। और दूसरा मामला आने वाले दिनों में खुल जाएगा, वो एनएफसी का मामला है कि जिसके अंदर अगर पंजाब की जानिब से किसी रीपोजिशनिंग की या रीलोकेशन की बात की जाती है फंड्स में, तो बड़ा सिग्निफिकेंट होगा। तो ये दोनों चीजें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक तो सियासी तौर पे भी नुकसानदेह है और मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी में भी पीपल्स पार्टी को इनका नुकसान होगा। पसे पर्दा आप समझते हैं कि जो ब्रॉडर इसकी वजूहात हैं, एहतशाम साहब आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी क्योंकि बार बार बयानात दे रही थी तो वो वज़ीर आला साहिबा समझ रही थी कि उनके मामलात में इंटरफेयर कर रहे हैं, उसका ये गुस्सा निकल रहा है, या ये जाहिर किया जा रहा है कि अब पीपल्स पार्टी की इस इत्तेहाद में भी कोई ख़ास ज़रूरत उनको नहीं है तो खुलकर तनकीद हो रही है? देखिए अफसर, जो PMLN के हल्के हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि जी हमारी PM को बहुत ज़्यादा प्रोवोक किया गया CM को, और वो खामोश बैठी हुई थी और एक के बाद दूसरे ने बोलना शुरू किया। वो ख़ुद भी कहती हैं मैं खामोश रही, पहले नहरों के मसले में खामोश रही, अब मैं जवाब दूँगी। अगर तो कुछ चीज़ें बैड टेस्ट में हुई भी, पंजाब का नारा लगाने को कोई ज़रूरत नहीं थी, टोटली अनकॉल्ड फॉर। अब बात यह कि ऐसा क्यों हुआ, व्हाट वेंट रॉन्ग। देखिए आपको याद होगा आपसा कि PDM 1 PDM 2 इनकी गवर्नमेंट में भी इत्तेहादी थे और एक अरसे से इत्तेहादी हैं, इनका लव हेट रिलेशनशिप हमेशा से चलता रहा है। लेकिन आमतौर पे हमने देखा कि जो आज आप सिचुएशन देख रही हैं ना, वो लगता है कि आखिरी साल में होती है कि जब इलेक्शन हो रहे होते हैं, फिर रीअलाइन कर रहे होते हैं, आप एक से दूसरी तरफ आप जा रहे होते हैं। लेकिन इतनी तेज़ी के साथ अभी तो टाइम है खासा, अगर इलेक्शन वक्त पे होने हैं तो 2 साल 2.25 साल हैं अभी। तो ऐसा क्यों हुआ? मेरा अपना ख्याल है कि पीपल्स पार्टी वालों के कुछ अपने जेन्युइन भी जिनको कहना चाहिए रिजर्वेशन है। मसलन वो कहते हैं बार बार, जैसे आज भी कारा साहब ने कहा कि जी जो हमारी मुश्तरका कमेटी में जो फ़ैसले किए गए थे, दूसरी तीसरी मीटिंग हुई थी कि जी आपके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा, पोस्टिंग ट्रांसफ़र, और जनूबी पंजाब में जो चाह रहे थे, और फिर फंडिंग के मामले में कह रहे थे कि जी हमें फंडिंग ज़्यादा दी जाए, आप अपने MNAs MPs को ज़्यादा पैसे देते हैं, हमारे प्रोजेक्ट पंजाब में आप शुरू नहीं होने दे रहे क्योंकि एक अरसा हो गया पंजाब से तो आउट हो चुके हैं वो। अब बात है कि लेकिन ये इतनी बड़ी बात नहीं थी जिसको बढ़ा दिया गया। खबर दे सकता हूँ कि बिलावल भुट्टो और जरदारी साहब को मजबूर किया गया पार्टी की तरफ से कि आप स्टेटमेंट दें, और वो दुबई में बैठे हैं। उन्होंने कहा, बिलावल को भी कहा, मेरी तलाई है, उनके पार्टी के बंदे बता रहे हैं कि इस मसले में हम दोनों नहीं बात करेंगे। ये नेशनल लेवल पे बात हो रही है, होने दें, हमने इस कोलेशन को बचाना है, हमने बहुत कुछ आगे जाके करना है, लेकिन इसको अपने तौर पर आप हल करें। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि 825 अरब रुपये का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का प्रोग्राम है, असल वजह लड़ाई की वो बनी है। ये कह रहे हैं अपना मरियम नवाज़ कह रही हैं कि ये पैसा हम इस्तेमाल नहीं करने देंगे। वो पहले कह रहे थे कि फ़ी ख़ानदान हम 7,000 देंगे। अब पीपल्स पार्टी डिमांड कर रही है कि फ़ी ख़ानदान 25,000 आप दें, ताकि वो चाहते हैं उसको भी वो फौरी रिलीफ के तौर पे बता रहे हैं। अच्छा, उनका ये है कि कम बैक किसी तरीके से हमने करना है सूबे में, तो क्या किया जाए। अब जो खबरें आ रही हैं, जो अंदर से इतलात आ रही हैं कि कुछ गिव एंड टेक करके मामला जो है ठीक हो जाएंगे। अब ये जो साइलेंसिंग ऑफ द गन वाला मामला है, ये 1-2 दिन चलेगा, लेकिन मेरा अपना ख्याल है जो खबरें आ रही हैं कि ये मामला रुक जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा और वो अपोजिशन में नहीं जाएंगे कभी भी उस सूरत में। और इसमें भी सब्र का मुजाहरा आप जिस तरह खबर दे रहे हैं वो पीपल्स पार्टी कर रही होगी, वो रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे हैं। निज़ामी साहब, अब PTI की बात करते हैं। एक दूसरे पे सोशल मीडिया के ज़रिए इल्ज़ामात लगाना, किसी को एजेंट कहना, किसी को पार्टी मुखालिफ कहना, ये तो एक सिलसिला था। लेकिन अब इमरान खान की बहन के ऊपर CM खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से ये इल्ज़ाम लगा दिया जाना, जो उन्होंने खुद सामने आकर कहा है, और कहते हैं कि उन्होंने इमरान खान को भी ये बताया है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? ये इस तमाम सारी जो इख्तलाफी सूरत हाल थी, इसका एक ड्रॉप सीन है, इसके बाद पार्टी एक दुरुस्त समत में जा सकती है, सही लोग इसकी तर्जुमानी करें, या अब आपको लगता है कि मामलात ख़राब ही होंगे मज़ीद PTI के लिए? जी बिल्कुल, इस वक्त तहरीक इंसाफ एक इंटरनल डिस्प्यूट का शिकार तो है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उसका फायदा तहरीक इंसाफ को होगा। तहरीक इंसाफ की जानिब से ये दलील दी जाती है कि चूंकि वोट इमरान खान का है, कारकुन इमरान खान के साथ खड़ा होता है, इसलिए तंजीमी इख्तलाफात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं इस राय से इख्तलाफ इसलिए करता हूँ कि हमारे सामने इस तरह की एक मिसाल मौजूद है जिसमें MQM के हवाले से हमने पाकिस्तान में ये सिचुएशन देखी थी कि जहाँ पर राब्ता कमेटी वक्त के साथ साथ इर्रेलिवेंट हो गई, और ये कहा जाता था कि चूँकि कायदे मुत्तहिदा और अवाम जो हैं वो कारकुन एक दूसरे के साथ हैं, तो इसलिए राब्ता कमेटी की अहमियत नहीं है। लेकिन फिर वही हुआ कि इसका नुकसान MQM को उठाना पड़ा। तो तहरीक इंसाफ में जब तक आप सेकंड टियर लीडरशिप को
इख्तलाफात ख़त्म करके इज्जत नहीं देंगे तो वो आपके लिए कोई रास्ता नहीं निकाल सकते। और अभी तक तहरीक इंसाफ में या इमरान खान में ये सोच नहीं पाई जाती, और जब तक इस सोच पर अमल नहीं किया जाएगा तहरीक इंसाफ को मज़ीद नुकसान होगा। उसकी वजह यह है कि अब मामला इमरान खान की रिहाई की स्ट्रेटजी बनाने का तो नज़र ही नहीं आ रहा। उसके बाद सारे मामला इस चीज़ पर ख़त्म होते हैं कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन इमरान खान के ज़्यादा करीब है। और इमरान खान भी जेल से कोई मुतफिका स्ट्रेटजी बनाने के बजाय सब ग्रुप्स को तसल्ली देकर भेज देते हैं। तो उससे पार्टी को इसलिए नुकसान हो रहा है कि पार्टी की स्ट्रेटजी नहीं बन पा रही। पार्टी की स्ट्रेटजी नहीं बनेगी तो फिर यह मामला इसी तरह चलता रहेगा और इससे मजीद भी ख़राब हो सकता है। और जिस तरह से सीएम खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से इल्ज़ामात लगाए गए हैं, ये हम तस्वुर नहीं कर सकते कोई और पॉलिटिकल पार्टी हो या उसके अंदर खसूसन मिसाल के तौर पर सिंध में अगर सिंध का सीएम इस तरह के इल्ज़ामात भुट्टो फैमिली पे लगाए तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर इख्तलाफ इस हद तक बढ़ चुका है कि वो चीज़ें मंजर आम पे भी हैं और उनके ऊपर एक्शन भी कोई नहीं हो रहा। बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें और नहीं देखने को मिलती हैं। एहतशाम साहब, निज़ामी साहब MQM से मवाजना PTI का कर रहे थे, क्या ये मवाजना हो सकता है PTI की जो इस वक्त सिचुएशन है कि क्योंकि उनके बानी जेल में है, जो बात कहते हैं वो उस अंदाज में आगे नहीं पहुंच रही, या मुख्तलिफ है सूरत हाल PTI? मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा, मुझे वो सूरत हाल वहाँ नज़र नहीं आती। देखिए, इनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और जो लड़ाई झगड़े हैं, इल्ज़ामात एक दूसरे में अपनी जगह पे, कोई शक नहीं है कि पार्टी लीडरशिप जो है ना वन मैन शो है। वो बाकी लोग कहते हैं फ़ैन क्लब है, जिस तरीके से पार्टी तो बनने नहीं दिया और निचली सतह तक लीडरशिप आ ही नहीं सकी। अब जो फौरी तौर पर वजूहत बननी, इतना बड़ा आप सही कह रहे हैं, जो इल्ज़ाम लग रहा है उनके ऊपर कि जी MI के लिए काम करती हैं, अलीमा पार्टी की चेयरपर्सन बनना चाहती हैं। प्लस ये कि जी ये कैसे हुआ कि उनके दोनों साहबजादे 9 मई में बाकायदा इन्वॉल्व थे, वो बाहर चले गए थे, आए हैं तो 2 दिन के बाद ज़मानत हो गई और वो इन्वॉल्व थे। और जो लोग इन्वॉल्व नहीं थे, पीपल लाइक गौर अयूब और क्या कहते हैं उमर अयूब और शिबली फराज, वो अभी जेलों में भुगत रहे हैं। ये किसी हद तक तो लें, ये बात मानी जा सकती है कि जी कुछ लोग जेल में हैं, कुछ बाहर हैं, किसका क्या कुछ हुआ, लेकिन इस तरह की बयानबाजी करना जो है ना वो मेरा ख्याल है ठीक नहीं। दूसरा मेरा ख्याल है कि ये सर्वाइव कर गए हैं जिनका नाम है अली अमीन गंडापुर। देखें अब हुआ क्या है, सारी गेम को थोड़ा सा इस तरह देखें। मशाल यूसुफजई ने काम दिखाया और वो जिस तरीके से बैरिस्टर साहब को साइडलाइन किया गया, इनको लाया गया, वरना इनको तब्दील करने की बातें हो रही थी। फिर अब सूरत हाल ये है कि सारा का सारा इख्तियार उनको दे दिया। जिस तरह फिर 2 बंदों को उन्होंने फारिग किया, अपना असद कैसर के भाई को और इसी तरह से वो के भाई को, और उनको CM हाउस अपना क्या कहते KP हाउस में बुला के कहा आप छोड़ दें। उन्होंने कहा नहीं, आपको हम छोटी वजारतें देंगे। उन्होंने कहा नहीं लेते, उन्होंने इस्तीफ़ा भेज दिया। अब यह है कि उनका झगड़ा जो है ना चीफ मिनिस्टर से बहुत ज़्यादा हो। देखें ना, जो तैमूर झगड़ा है, असद कैसर हैं, इसी तरह से और लोग जो हैं जो उनके मुखालिफ हैं, वो तो बिल्कुल उनको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। और मेरी इत्तला ये है कि एक जगह एक साहब ने बात की है, एक अहम लीडर ने, उन्होंने कहा कि वो भी ये कहता है, इमरान खान भी कहता है कि अगर इसको मैं निकालूंगा तो ये डट जाएगा। और कहा जा रहा है कि उनके पास 40 से 45 MPs उसने तोड़ लिए हैं। वो कह लेंगे ये भी मेरी बात नहीं सुनेगा। नतीजतन मशाल यूसुफजई ने काम दिखाया और कहा कि जी ठीक है, वो एक कहते हैं ना क्लीन बिल्ला फेल्ट, वो एक विला है फॉर द टाइम बीइंग। और कहते हैं कि अब कोई नया CM आप रख नहीं सकते, आपके लिए मुश्किलात होगी। अब ये जो डैमेज हो रही है पार्टी, जो मुश्किलात पैदा हो रही हैं, अब कोई बंदा नहीं है जो उनको ठीक कर सके। अब देखें ना, अब वो कहते हैं घुसपैठी आ गए हैं, वकील जो हैं उन्होंने पार्टी को हाईजैक कर दिया। साहब अभी भी इन सख्त बयान के जो उन्होंने जारी किया उसके बाद भी उनको कोई खतरा नहीं है? अब खतरा कोई नहीं, मैं आपको बताऊँ, उनको तो सिक्योरिटी सेफ्टी कहीं और से भी है और इधर से भी उनको पता चल गया है कि ये उनके पार्टी के अंदर जो अहम लोग हैं वो उनके साथ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया एहतशाम साहब आपका। माजिद निज़ामी साहब हमारे साथ शरीक हुए। नाज़रीन, एक बड़ी एक गंभीर सी सूरत हाल है पाकिस्तानी सियासी जमातों की तारीख को अगर देखा जाए, उसके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। देखते हैं इमरान खान इसको आइंदा दिनों में कैसे हैंडल करते हैं। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।